नमस्कार दोस्तों, सुर्खियों से परे के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीप्ति दुबे। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारी हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि हम आप तक पहुंचाएं कुछ खास और चुनिंदा खबरें। ऐसी खबरें जो आपसे जुड़ी तो होती हैं लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। खबरों की इस भीड़ में कहीं खो जाती हैं, रह जाती हैं सुर्खियां बनने से। आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में हम बात करेंगे डाक टिकटों के बारे में। डाक टिकटों का इतिहास उतना ही पुराना माना जा सकता है जितना पुराना चिट्ठी लिखने का होगा। बिना डाक टिकट के आपकी कोई भी चिट्ठी, कोई भी डाक कहीं नहीं पहुंच सकती है। डाक टिकट अब बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। कई लोग तो अब इसका संकलन भी करने लगे हैं। तो आज बात डाक टिकटों के बारे में। हिमालय की इस खूबसूरती को देखने के लिए आपको मीलों लंबी यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन ये खूबसूरती इन डाक टिकटों के जरिए खुद ब खुद लोगों के बीच पहुंच जाती है। पर्वतारोहण का सिलसिला कब से शुरू हुआ, किसने की इस अभियान की शुरुआत और किसने की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की खोज। वहां की वादियों में कौन कौन से फूल उगते हैं और कैसे पक्षी रहते हैं, ये सब कुछ इन डाक टिकटों में आप देख सकते हैं। डाक टिकटों की शुरुआत पत्र को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए लगने वाली राशि के रूप में हुई थी। मतलब ये कि जितना पैसा डाक को एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगता है, उस मूल्य का डाक टिकट खरीदकर लिफाफे पर चिपकाना होता है। शुरुआती दौर में पैसे की वसूली से शुरू हुए ये डाक टिकट धीरे धीरे लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनते गए। बदलते वक्त के साथ अलग अलग विषय, मशहूर हस्तियों और अहम दिनों की याद में जारी होने वाले ये डाक टिकट केवल लिफाफे पर चिपकाने भर के नहीं रह गए। डाक टिकट को संग्रहित करना बच्चों के लिए समय काटने के शौक से शुरू होकर आज एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो किसी एक विशेष विषय को चुनकर उससे जुड़े सभी डाक टिकट इकट्ठे करते हैं। समय के साथ इन टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। दुनिया के हर शहर में लगातार डाक टिकट जारी होते हैं। ऐसे में कौन सा डाक टिकट कब जारी हो रहा है और आप उसे कैसे ले सकते हैं, ये सारी जानकारी इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। इंडियन स्टैंप घर के नाम से इस वेबसाइट को आप देख भी सकते हैं। इसके जरिए आपको रोजाना ही नई जानकारियां मिल सकती हैं। शौक तो लोगों के कई तरह के होते हैं, लेकिन आप उसके प्रति कितने सजग और संजीदा हैं, ये मायने रखता है। इन लोगों के समूह को देखकर ऐसा लगता है कि आप अपने रोजमर्रा के कामों के साथ अपने शौक को भी जिंदा रख सकते हैं। सुर्खियों से परे में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हम एक ऐसे व्यक्ति से जो कि डाक टिकटों को डिजाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं डाक टिकटों के बारे में। आइए अब आपको मिलाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि इन डाक टिकटों को डिज़ाइन करते हैं।
अब इनसे मिलिए। ये हैं शंख सामंत। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में रहते हैं और खुद को एक प्रवासी बंगाली मानते हैं। शंख एक बेहतरीन कलाकार हैं। जाने अनजाने हम सभी उनकी इस कला से वाकिफ भी हैं। दरअसल वो एक स्टैम्प डिजाइनर हैं। चिट्ठियों को पंख लगाने के लिए जिन डाक टिकटों का इस्तेमाल हम करते हैं, उनमें से कई इन्होंने डिजाइन किए हैं। अपने कमरे के एक शांत कोने में बैठकर गांधी जी का पोर्ट्रेट तैयार कर रहे शंख ने हमें बताया अपने बारे में। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म भी दिल्ली में ही हुआ है। पहले हम करोल बाग में रहते थे और जैसे बोलते हैं प्रवासी बंगाली, बिकॉज पेरेंट्स केम फ्रॉम बंगाल एंड सेटल्ड इन दिल्ली in 1948 and then we grew up and I was in Springdale school, and in the school there was a lot of feature of art. वहाँ कला के लिए बहुत महत्व है हमारे स्कूल में, स्प्रिंगडेल्स में। तो पढ़ते पढ़ते जब फुर्सत होती थी तो मैं आर्ट रूम में जाके अपना अभ्यास करता था और सब कोई टीचर कोई उससे नाराज़ नहीं होते थे। और ऐसा हुआ कि साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट किया था एक्चुअली। शंख के पिता भी एक कलाकार हैं और उन्हीं की संगत में रहते हुए उन्होंने भी इस ओर रुख किया। पिताजी कलाकार हैं और वो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कोलकाता से फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्कल्पचर में, पेंटिंग में, दोनों में हैं। इसलिए हमारे घर में वैसे ही कला का एक अच्छा सा माहौल था छोटे बचपन से ही। ब्रश बस रंग बंग सब तरफ बिखरे पड़े थे। सरस्वती पूजा में पापा मूर्ति बना रहे हैं छत में और सब हम मिट्टी से खेल रहे हैं, ऐसा माहौल था करोल बाग में। तो स्कूल में जब मैं मेडिकल के लिए अपेयर कर रहा था तो मैथ्स जो सब्जेक्ट था वो मेरे को समझ थोड़ा सा कम आता था तो इसलिए तो प्रिंसिपल से पूछा कि मैथ्स के जगह अगर मेरे को पेंटिंग करने का मौका मिले, क्योंकि मैथ्स के बहुत सारे पीरियड्स होते हैं, लॉट ऑफ टाइम इज स्पेंड ऑन मैथ्स, आई विल गेट लॉट ऑफ टाइम टू डू पेंटिंग। तो Mrs. Kumar, Rajni Kumar, she agreed to that. And for the first time, a science student doing art instead of maths as a subject happened in school. And that was great. भारतीय डाक विभाग के लिए इस तरह के डाक टिकट को डिज़ाइन करना कोई आसान काम नहीं है। अपने कॉलेज के दिनों में इसके लिए उन्होंने इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट बनाया था और उसके बाद उनका पहला डाक टिकट सन 87 में जारी हुआ था। जब मैं कॉलेज में था, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अप्लाइड दूसरे क्लास से वो गए थे नासिक में हमारा स्टैम्प्स, करेंसी नोट्स सब गवर्नमेंट प्रेस है, वहीं छपता है। तो वहाँ वो जाके एक वर्कशॉप किया था। तो वो जब लौट के आए तब उन्होंने कहा गया कुछ विद्यार्थी से कि आप डिपार्टमेंट में आइए अपने पोर्टफोलियो लेकर, तो अब आपका काम देखकर फिर आपको काम दिया जाएगा, पोस्टल स्टैम्प डिज़ाइनिंग और अदर फिलेटेलिक मटेरियल डिज़ाइनिंग। तो उनमें से एक कुछ फ्रेंड बोला था आप भी चलो, आप इतने अच्छे हो, आप भी चलो। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम गए, तो फिर मैंने अपना काम देखा तो उनको पसंद आया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक एज अ टेस्ट परीक्षा के लिए मुझे एक इंदिरा गांधी का तस्वीर बनाने के लिए बताया गया, ब्लैक एंड वाइट में। एक हफ्ता लगकर बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छी तरह से बनाया और एक सफ़ेद बाल, सब कुछ ठीक ठाक करके बहुत। तो मेहनत के बाद फल मिला मुझे और मैं सिलेक्ट हो गया एज एन एम्पैनल आर्टिस्ट। तो
बस 87 में देन द फर्स्ट स्टैम्प केम अप, कलरफुल स्टैम्प था एंड इट हैड गॉट लॉट ऑफ सोल्जर्स एंड यू नो ब्रिटिश पीपल अराउंड हिम। वीर नारायण सिंह जी को इस तरह से वो शहीद हुए थे। डाक टिकट की इस इतनी छोटी सी जगह में एक कलाकार को पूरी कहानी गढ़ देना होता है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं। इस छोटी सी जगह में एक बिंदु भी बहुत बड़ा नजर आता है। शंख सामंत ने हमें बताया कि वो कैसे इसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए उन्हें कितनी आजादी मिलती है। साथ ही साथ कई तरह के बंधन भी है। एलिमिनेशन becomes the prime. How to eliminate? Stamp इतनी छोटी स्पेस है, 29 by 39 millimeters, that is 2.9 centimeters by 3.9 centimeters is the general format of stamp. उससे भी छोटी होती है आकार में। तो उसके अंदर क्या डालना है? It is like एक तालाब है और उसमें आप पत्थर फेंकते हो तो कितना भारी पत्थर डालना है। तो तालाब एकदम सीधा है, स्टैम्प का स्पेस इतना छोटा है, एक विंडो है, छोटा सा फ्रेम, वाइट एरिया, उसमें अगर एक डॉट भी जल जाता है गलती से, जैसे तालाब में इतना डिस्टर्बेंस हो जाएगा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो हर डॉट, एवरी पिक्सल हैज़ टू बी मेजर्ड एंड उसका क्रोमेटिक वैल्यू, उसका डिटेलिंग, उसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस हैज़ टू बी करेक्ट। शंख को पोर्ट्रेट्स बनाना सबसे अच्छा लगता है। गुलदत्त से मधुबाला तक कई नामी गिरामी लोगों की याद में जारी किए गए डाक टिकट इन्होंने ही बनाए हैं। मेरा जो पसंद है वो हर तरीके का है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। पोर्ट्रेट सबसे इजीली बना सकता हूँ क्योंकि मैं आई वाज ट्रेन्ड एज एन फाइन आर्टिस्ट, कमर्शियल आर्ट तो नहीं, मेरा फाइन आर्टिस्ट का वो है। तो पोर्ट्रेट बनाना बड़ा सबसे इजी है मेरे लिए। और मैं ऐसा भी समझता हूँ, मतलब किसी को देख के मैं उसका अच्छी तरह से उसका क्या बताऊँ, उसके बारे में जान सकता हूँ। जैसे मैं गांधी जी को देखता हूँ तो पोर्ट्रेट देखते 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 फिर उस कंसंट्रेट करते करते उनके बारे में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और जान गया। तो ये जो ट्रेनिंग था मेरे बचपन से, तो पोर्ट्रेट बनाने से मेरा ये मेरा फॉर्टे है। तो आई एंजॉय डूइंग पोर्ट्रेट्स। इसके साथ ही उन्होंने हमें इस क्षेत्र में आ रहे अलग अलग बदलावों के बारे में भी विस्तार से बताया। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा स्टैम्प बनी नहीं है पर इस तरीके का स्टैम्प बना है। फिर भी अगर मैं इस साइज़ में एक डिज़ाइन बनाता हूँ तो उसको मैं कैसे विजुलाइज़ करूँगा? पहले तो स्कैनर भी नहीं होता था, प्रिंटर भी नहीं होता था, कंप्यूटर भी नहीं, तब हम कैसे इसको समझते थे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसको छोटे में कैसे दिखेगा। डूइंग इट टिल कितना 87 में मेरे पास कुछ नहीं था ये कंप्यूटर और तो हम ऐसे करते थे, इसको देखकर इसका आर्टवर्क बना के इसको ऐसे कर देते थे और फिर लेंस पकड़ते थे। दूर से लेंस पकड़ के इसको फिर सीधा दिखेगा ये और ये छोटे में दिखेगा। तो इस तरह से मैं देखता था कि आजकल छोटे में ऐसे लगेगा, फिर ठीक ठाक हो रहा है। तो मतलब आप थोड़ा सा बना के और फिर आप इस चीज़ को टेस्ट करते थे दूर से लेंस, ये मोटा सा लेंस ही पूरा आजकल ज़रूरत नहीं पड़ता, पर पहले ये इसी से मेरे काम करता था। ये लेंस देखकर ऐसे दूर से देख के ये छोटा हो गया रिवर्स करके, क्योंकि पता तो लगाना था ये छोटे में कैसे दिखता है। तो इस तरह से सुर्खियों से परे में अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे कि किस तरीके से इन डाक टिकटों को बनाया जाता है।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से डाक टिकट को बनाया जाता है। आइए जानते हैं आगे की प्रोसेस। शंख सामंत ने हमें अपने डिजाइन किए गए अलग अलग डाक टिकटों से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां सुनाई। वर्ल्ड का पहला खादी डाक टिकट है, मतलब इस डाक टिकट के अंदर ये खादी का एक टुकड़ा है, खादी कपड़े का, जो स्टैम्प का ही हिस्सा बना। और मुझे बहुत गर्व है कि मुझे ये डिज़ाइन करने का अवसर मिला। और इसमें मैंने ये दर्शाया कि ये जो चरखा है उसमें से एक सूत निकलकर गांधी जी का तस्वीर के रूप में आता है और नीचे गांधी जी का एक वचन लिखा है, बी ट्रू, सत्य बोलिए। और ये भारत का एक डाक टिकट ऐसा भी है जो 100 रुपये मूल्य का है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि 100 रुपये मूल्य का कोई डाक टिकट बने। ये भारत का सर्वप्रथम ऐसे डाक टिकट है जिसकी महक हो। ये चंदन के ऊपर बना हुआ है, सैंडलवुड, और इसको अगर हम इस तरह से घिसते हैं तो इसमें से चंदन की महक आती है। और ये 2006 में इसका रिलीज़ हुआ। भारत में पहली बार ऐसा एक मिनिएचर शीट बना जिसमें 11 स्टैम्प एक साथ छपे गए उसी शीट में, क्योंकि ये 10 अवतार को दर्शाता था और जिसमें 10 अवतार हैं और एक जयदेव हैं। तो ये हमने बनाया था, राजस्थान का फट चित्र से प्रभावित होकर ये डिज़ाइन बनाया था। तो ये एक है, यहाँ पे रथ यात्रा है। तो कई तरीके के स्टैम्प होते हैं। कभी हाथ से पूरा पेंटिंग कल्पना करके बनाना पड़ता है, कभी तस्वीरों का मदद लेना पड़ता है, कभी रिसर्च करके फिर जो तस्वीर नहीं है हिस्ट्री में उसको रिक्रिएट करना पड़ता है। इसी का 150 ईयर्स, 150 साल पहले जब फर्स्ट मुंबई टू थाने जो हमारा ट्रेन चली थी, तो वो कैसे था, जहाँ से जा रही थी उसका लैंडस्केप कैसा था, ये सब अगर किसी को कल्पना करना पड़े तो उसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। और इस तरह से मैंने दिखाया था। ये नेशनल म्यूज़ियम, हमारे रेल म्यूज़ियम में जाकर तस्वीर लेना कि कैसे कोच होता था, कितने पहिए होते थे उस स्टीम इंजन का, और कैसे लोग क्या कपड़े पहनते थे। तब तो ब्रिटिश राज था, तो किस तरह से कैसे माहौल था और पीछे का लैंडस्केप कैसे था, ये है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक इशू है ऑफ दून वैली का 100 ईयर्स। तो इसमें जो वहाँ से देहरादून से जो पहली ट्रेन चली थी तब वो ऐसा होता था। और मैं देहरादून गया और जाके देखा कि वहाँ के जो स्टेशन है वो स्टेशन अभी भी वैसा ही है या कुछ उसमें परिवर्तन हो गया और पुराना 100 साल पुराना कुछ है या नहीं। तो पूछने के बाद पता चला कि उनका जो शेड है, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म का शेड, वो अभी भी उतना ही पुराना है और उसी ज़माने का है। तो मैंने उस शेड को लिया और पीछे बैकड्रॉप में लैंडस्केप किया। और ये शताब्दी जो ट्रेन है अभी चलने वाला, ये ट्रेन रेलवे मिनिस्ट्री ने, मतलब रेलवे ऑफिसर्स ने मेरे लिए 2-3 घंटा रोक दिया ताकि मैं उसका स्केच कर सकूं। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उसी बैकड्रॉप में मैंने इसको बनाया। ताजमहल के लिए, तो ताजमहल का इशू जब हुआ तो प्रॉब्लम ये था कि कॉपीराइट इमेजेस, जितने इमेजेस थे हमारे पास सब कॉपीराइटेड थे। तो इमेज कैसे बनेगा। तो मैं अपने ही तरह से अपने साथी, मेरे भाई मेरे संग आए और हम आगरा जाकर शूट किया। और वहाँ
शूटिंग करने के बाद फिर वाटर कलर इफेक्ट देकर ये स्टैम्प हमने बनाया। ये इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेल स्टैम्प है। अगर इसमें आप फील करेंगे तो इसमें एक ₹5 ब्रेल में लिखा उभरा हुआ है यहाँ पे ब्रेल में। तो इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेल स्टैम्प है। ये मेरा एक बहुत अच्छा, मेरा बड़ा प्यारा डिज़ाइन है। मेरे को अच्छा लगता है इसको। और ये स्पैरो और पिजन के ऊपर है। अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करने वाले शंख ने डाक टिकट की डिजाइन के अलावा भी कई काम किए हैं। यहाँ उन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्होंने कई जगह का इंटीरियर किया है। इंटीरियर्स किया है, म्यूरल्स किया है गवर्नमेंट के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लॉट ऑफ लोगोज, इलस्ट्रेशंस फॉर न्यूज़पेपर्स, आज एक निकला है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ, जैसे आप बरिस्ता का इंटीरियर, बरिस्ता कॉफ़ी का इंटीरियर का जो वॉल टेक्सचर है वो मेरा डिज़ाइन है। और आई वाज देयर कंसल्टेंट, सो कलर एंड वॉल इज़ माई, nobody knows that, but that brought the change in the entire thing. That orange streak brought Delhi और सब माहौल में it started off that spark to change the interiors to something new. शंख सामंत हर एक डाक टिकट को बनाने से पहले बहुत पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। उन्होंने हमें एक डाक टिकट के बनाने की पूरी कहानी सुनाई। फर्स्ट एक स्टैम्प के बारे में मुझे कहा जाता है कि आपको ये स्टैम्प बनाना है। तो प्रोपोनेंट्स जो है जिन्होंने बताया कि ये स्टैम्प बनाना है, जो गवर्नमेंट को अप्रोच किया, वो कुछ तस्वीर कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। तो उनके विचार में स्टैम्प बनना है, इस तरह से बनना है। तो उसके बाद स्टडी, मैं जिस तरह से करता हूँ अलग अलग, तो मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ। फर्स्ट रीड टेक्स्ट, उसके बारे में जानना, फिर उनका अगर विजुअल इमेजेस हैं उनको सब देखना। तो कई तरीके के स्टैम्प होते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले स्टैम्प, जैसे आपने जैसे कहा कि 150 वर्ष हो रहे हैं, किसी का जन्म शताब्दी हो रहा है, या किसी को कॉमेमोरेट कर रहे हैं गांधी जी का 100 ईयर्स ऑफ डेथ एनिवर्सरी, ऐसे कुछ हो तो वो बहुत गुरुत्वपूर्ण स्टैम्प हो जाता है। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वो जस्ट मैं इस तरह से नहीं करता कि बस 2-3 इमेज लिया। और तो उसके लिए मैं पूरा स्टोरी लाइन नैरेटिव बनाता हूँ, कि स्टोरी बोर्ड, जैसे कि अगर 100 ईयर्स दिखाना है किसी व्यक्तित्व का, तो उनका जो एवोल्यूशन है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो स्टोरी लाइन होना चाहिए 4 स्टैम्प्स में, तो उसको करना, जैसे प्रेसी राइटिंग होता है, तो 10 पन्नों का चीज़ 10 लाइन में अगर करना जाए, जो चैलेंज है, वो चैलेंज इसी स्टैम्प में इसी तरह से है। तकनीक की वजह से डाक टिकट को बनाने में कई सहूलियतें भी मिली हैं। कंप्यूटर की मदद से कई पुराने और जटिल तरीके अब किसी काम के नहीं रह गए हैं। अपने इस इंटरव्यू के दौरान शंख ने हमें अपनी कई ऐसी डिज़ाइन दिखाई और समझाई जो अपने आप में बेहद अनोखी थी। टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद किया है, इंटरनेट बहुत मदद किया है, फिर कंप्यूटर पेरिफेरल्स जैसे स्कैनर, प्रिंटर, पेपर सेविंग बहुत हो गया है, क्योंकि एक स्टैम्प के लिए कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं। उसके कॉन्सेप्ट में हर एक बार अगर मुझे पेंट करके बनाना पड़ता है तो रिपीटिशन हो जाता है, टाइम बहुत सेव हो जाता है, पेपर सेव होता है, एफर्ट सेव होता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को अगर अब हम तो अभी कट पेस्ट करके दूसरा कॉन्सेप्ट बना देते हैं। शंख सामंत अपने काम से संतुष्ट हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि इसे और बेहतर बनाया जाए। उनका ये काम सचमुच दिलचस्प और काबिले तारीफ है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में जानते भी होंगे। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये अंक पसंद आया होगा।
अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसी ही खास और चुनिंदा खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।